नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मैं हूं जाट मनोहर सिंह गुड्डा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना जाट गुड्डा की सांची बाधा चैनल। आज की सांची बात में मेरे साथ है आदरणीय रामपाल जी जाट साहब, जो किसान महापंचायत के अध्यक्ष भी है। और अध्यक्ष के साथ साथ आज इनका करीब करीब 10 साल पूरा होने वाला है, इन्होंने आगाज़ किया था दूदू क्षेत्र से। 21 अक्टूबर 2010 से इन्होंने वो चालू किया था, जो एक आंदोलन था बहुत बड़ा, जिनका पूरा फायदा आज के किसानों को मिल रहा है। उसके बारे में भी बात करूंगा। और जो आज के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार और जो राजस्थान की सरकार है, उन्होंने किसानों के लिए कितना फायदा पहुंचाया है, उसके लिए मैं आदरणीय साहब से पूछना चाहता हूं, ताकि विस्तार से समझाए कि किसानों को भयभीत कर रहे हैं या वास्तव में ये जो फायदा पहुंचाया गया केंद्र सरकार द्वारा, उसका फायदा मिलेगा। जी, आप कुछ समझाओ प्लीज। पहले तो दूदू में गुढ़ा, और वो भी जाट गुढ़ा की सांची बात, जी जी जी, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए भी धन्यवाद कि आज आपने इस मुद्दे पर बात शुरू की कि 10 वर्ष होने जा रहे हैं किसान महापंचायत को, और इसी बीच में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक बाज़ार के अंतर्गत नए कानून बनाए गए हैं, उन पे भी आपने चर्चा शुरू कराई। मनोहर जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। और इन विषयों की सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी भी सही जानकारी, तथ्यों की जानकारी। उसी से आदमी निर्णय ले सकता है कि ये अच्छा है या बुरा है। इसलिए मैं दोनों विषयों के लिए मनोहर जी अलग अलग बातें कहना चाहूँगा। पहला, 21 अक्टूबर 2010 को पहली किसान महापंचायत हुई बालाकाजाब दूदू में। वहाँ जो प्रस्ताव लिया गया उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु स्थायी केंद्र बनाने की बात शुरू हुई, और उसमें वो प्रस्ताव पास हुआ सर्वसम्मति से। आज उस प्रस्ताव के कारण पूरे देश में एक ही गूंज है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। 2010 में जब दूदू का मूंग बिक रहा था बाजार में 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल, उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य था मूंग का 3670 रुपये प्रति क्विंटल। यानी आधे दामों में किसानों को अपना मूंग बेचना पड़ रहा था, इसलिए कि सरकार ने मूंग की खरीद की कोई व्यवस्था की ही नहीं थी। और ये सारा आंदोलन किसान महापंचायत का इस दर्द में से शुरू हुआ, और इस दर्द के लिए संकेत किया हमारे वकील अजमेर के दूनीचंद डिढारिया। उन्होंने कहा, रामपाल जी आप किसानों की लड़ाई लड़ते हो, अभी किसान मर रहा है और आप चुप हो। तो जब उनसे मैंने पूछा कि कैसे मर रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि मूंग एमएसपी से आधे दामों पे बिक रहा है, आप मांग तो करो कि सरकार मूंग की खरीद करे। तो हम ये भी समझते हैं कि आपके कहने से सरकार खरीद करने वाली नहीं है, लेकिन हमें ये तो लगेगा कोई हमारा प्रवक्ता है, कोई हमारी बात उठाने वाला है, कोई हमारी बात बोलने वाला है, हम तो इससे भी खुश रहेंगे। इस दर्द में से ये शुरुआत हुआ इस आंदोलन का। और ये राजस्थान की ऐसी कोई विधानसभा नहीं जिसके कम से कम 5 गांवों में किसान महापंचायत का आयोजन नहीं हुआ। ऐसे आयोजन
7 संभागों पर हुए। फिर राज्य स्तरीय आयोजन जयपुर में उद्योग मैदान में हुआ। और पहली बार था जब मीडिया ने कहा कि जयपुर में स्वयं के खर्चे से आने वाले किसानों की इतनी बड़ी संख्या, ये पहली बार है। लोग गाड़ियां भर लाते हैं, उसमें आना अलग बात है किसी की जयकार करने के लिए, लेकिन किसान खुद की पेट की लड़ाई लड़ने के लिए खुद के खर्चे से अपना घर बार छोड़कर जयपुर के उद्योग मैदान में आया। ये एक नया संदेश था। और उसके बाद क्रम चला विधानसभा पर अनिश्चितकालीन धरने का। वो भी जब तक विधानसभा चली तब तक धरना चला। अंत में विधानसभा घेरने के समय किसानों को गिरफ्तार किया गया, तब उसका समापन हुआ। बाद में तो इस आंदोलन को लेकर पूरे देश में जितने भी किसान संगठन थे देश भर में चलने वाले, सबके मध्य इस मुद्दे को पहुंचाया। और हमने 2 नारों में इसको पहुंचाया। पहला नारा शुरू हुआ, पूरा मोल और घर में तोल। यही जब बात आगे बढ़ी तो दूसरा हमने एक नारा दिया, किसान की खुशहाली के बिना देश की आज़ादी अधूरी है। और फिर हमने कहा खुशहाली का क्या अर्थ, तो उसके लिए भी नारा दिया, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। ये भी पूरे हिंदुस्तान में गूंजा। जब मंदसौर में 6 किसान शहीद हुए, उस घटना से उद्वेलित होकर भारत भर में किसान एकता यात्रा का आयोजन किया गया। उस पूरी किसान एकता यात्रा का नारा यही था, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सब जगह पहुंचा। फिर किसान संगठनों के समूह बनना शुरू हुए देश में। जो संगठन के समूह बने, उन सारे समूह में केवल 2 ही मुद्दे रखे कॉमन, बाकी पे कोई नहीं बोलेगा, तय हुआ। और उसमें था किसान को ऋण मुक्त होना चाहिए और उसको उसकी उपजों के लागत से कम 1.5 गुना दाम मिलने चाहिए। और उसके लिए हमने कहा कि जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने 2004 में से लेकर 2006 तक जो अनुशंसा की, उस अनुशंसा में सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा थी, किसानों की आय सिविल कर्मचारियों से तुलना योग्य होनी चाहिए। क्योंकि उस समय के सर्वे में ये उभर कर बात आई 2003 से 5 के बीच में, किसानों की आय देश के मजदूर से भी कम है। और इस अनुशंसा के आधार पर बात शुरू हुई। इस अनुशंसा को लागू होना था 15 अगस्त 2007 से। अभी 13 वर्ष हो गए, अभी तक लागू नहीं हुई। और राज जनतांत्रिक गठबंधन का भी रह गया और यूपी का भी रह गया। तो यूपी और NDA दोनों ही गठबंधन राज में आ गए, लेकिन दोनों ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। इसके लिए देश भर के किसान निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। और इसी दूदू से निकला हुआ कानून का प्रारूप किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012, जिसके आधार पर एक निजी विधेयक को
लोकसभा ने 8 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति से विचार हेतु स्वीकार किया गया था, उसको भी 6 वर्ष हो गए हैं। केंद्र सरकार ने न तो उसके आधार पर कानून बनाने की पहल की, न ही सरकार की तरफ से इस प्रकार का विधेयक लेकर आए। और 6 वर्ष बाद अभी केंद्र सरकार की ओर से 3 कानून लाए गए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में तो संशोधन किया गया, जिसके कारण अब कोई भी बड़ा व्यापारी कृषि उपजों का कितना भी भंडारण कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं, स्टॉक सीमा समाप्त। 2 नए जो विधेयक लाए गए, एक कृषि उपजों के व्यापार के लिए, दूसरा संविदा खेती के लिए। दोनों जो कानून हैं, इसके लिए सरकार लगातार प्रचार कर रही है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिलेगी। अब किसानों को उनकी उपज बेचने पर किसी भी प्रकार का शुल्क या उपकर देना नहीं पड़ेगा। और तीसरा प्रचार कर रही है, अब किसान अपनी उपज को देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ले जाकर बेच सकता है। हमने एक ही प्रश्न किया भारत सरकार से कि आप ऐसा बता दो, आप ये जो कानून लाए, इसके पहले भी किसान के ऊपर किसी भी प्रकार का कृषि उपज बेचने पर न शुल्क था न उपकर था। दूसरा, हमने कहा किसान को पहले भी अपनी उपज देश के किसी भी कोने में ले जाकर बेचने की छूट थी। तो फिर आप नया क्या कर रहे हो? और आज़ाद तुम पहले से ही हैं, इसलिए इसमें आज़ादी की क्या बात है? लेकिन इनको विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए ये कानून लाने पड़े। और इन कानूनों में सबसे ज़्यादा लाभ होगा जिसके पास जितनी बड़ी पूंजी, उसको इतना बड़ा लाभ। कृषि उपजों के व्यापार पर उनका एकाधिकार हो जाएगा। और जहां एकाधिकार की वृत्ति आती है, वहां जिसके पास एकाधिकार है, वो उत्पादक को, पैदा करने वाले को कम से कम दाम देना चाहता है। जो खाने वाला है, भोगता है, उसकी जेब से अधिक दाम वसूल करना चाहता है। इसका अर्थ हुआ, जो पसीना नहीं बहाएंगे वे तो चांदी काटेंगे, जो पसीने बहाएंगे वे संकट में आएंगे। और दूसरा, जो संविदा खेती की बात है, अभी थोड़े दिनों पहले हमारे चाकसू के किसानों ने टमाटर को सड़क पर इसलिए फेंका, जिन कंपनियों ने उनसे संविदा किया था, उन कंपनियों ने उन टमाटरों को लेने से यह कहकर मना कर दिया कि आपके टमाटर का आकार सही नहीं है, आपके टमाटर का रंग सही नहीं है, गोलाई सही नहीं है। ऐसे आधारों पर जब वो लेने से मना करेंगे तो किसान को अपनी उपज सड़कों पर फेंकनी पड़ती है। यही स्थिति पंजाब की रही, यही स्थिति आलू के मामले में जिन लोगों ने संविदा खेती का प्रयोग किया उनकी रही। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था यथावत रहेगी, मंडियां यथावत चलती रहेगी। और आज ही सब जगह समाचार छपा है, भारत सरकार ने मूंगफली की खरीद के लिए राजस्थान में आज से जो पंजीयन होने वाला था उसको रोक दिया।
तो आप एक तरफ कह रहे हो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प देंगे आपकी उपज के ज़्यादा दाम दिलाने के लिए, और आपने जो एक विकल्प दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का, उसको भी एक ही झटके में किसानों से छीन लिया। और ऐसा नहीं है कि दूसरा और तीसरा कोई विकल्प नहीं है, इसके लिए दूसरा विकल्प भी है, तीसरा भी है। दूसरा विकल्प है तिलहनों के लिए जिसमें मूंगफली आती है। भारत सरकार ने 2018 में मार्गदर्शिका बनाई हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार मूंगफली जैसी तिलहन की उपजों को खरीदेगी नहीं, वरन न्यूनतम समर्थन मूल्य से जितने दाम किसानों को कम मिलेंगे उसकी भरपाई के लिए कमी मूल्य भुगतान योजना शुरू रखेगी। और यदि ये भी आपको नहीं करना हो, और भी सरल विकल्प है, उसके अनुसार अभी देश में अनेक राज्यों में जो कृषि उपज मंडियों के कानून हैं उनमें लिखा हुआ है कि जिन उपजों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा तय किया जाएगा उन उपजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर होगी ही नहीं। यानी यदि किसी व्यापारी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में किसान से फसल खरीदी तो उसे होगी जेल की सजा, देना पड़ेगा जुर्माना। जब ऐसा कानून बन जाएगा तो फिर किसान को यह भी विकल्प प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार चाहे खरीदे, चाहे कमी मूल्य भुगतान करे, अंतर्राशि दे, चाहे मंडी कानून को सुधार कर इसको एमएसपी से नीचे बिकने को दंडनीय अपराध बना दे, कुछ भी कर ले, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति के कई विकल्प हैं। लेकिन सरकार किसी भी विकल्प को काम नहीं लेना चाहती, वो तो केवल नक्काड़ खाने में तूती की आवाज़ नहीं आए इसके लिए नगाड़ों पर थाप देती रहती है, जोर जोर से नगाड़े बजाती रहती है, जिससे दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे। यही काम अभी हमारी केंद्र सरकार कर रही है और लगातार प्रचार कर रही है। अब किसान माला माल हो जाएंगे, अब किसानों को उनकी उपजों के कई गुने दाम मिलेंगे, अब उनको आज़ादी दे दी है, अब उनको हमने नए नए विकल्प दे दिए हैं। ये सारी बातें इस एक ही एपिसोड से धराशायी हो गई, पोल खुल गई उनकी। और यदि भारत सरकार की कथनी करनी में इसी प्रकार का अंतर रहा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा भारत सरकार से। और एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है कि वे जिसके भी गले पे छुरी रखेंगे उसी की भलाई की बात करेंगे और जोर शोर से करेंगे, जिससे वो जो छुरी रखें किसानों के गले पर तो किसान उसका विरोध नहीं करे। और उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। 2018 में हमारी केंद्र सरकार ने कहा कि दलहन और तिलहन इनकी फसलों के लिए देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और उसके लिए उन्होंने कहा हम एक किसान की सुरक्षार्थ छाते के रूप में एक योजना ला रहे हैं जो किसानों की आय का संरक्षण करेगा। और उसका नाम भी कितना बढ़िया रखा, नाम पढ़ा तो देश के किसान खुश हो गए। नाम रखा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। और किया क्या, उसका प्रावधान क्या किया है, जो भी दलहन और तिलहन की उपजें हैं कुल उत्पादन में से 25% से ज़्यादा खरीदी नहीं जाएगी। यानी 100 क्विंटल यदि दलहन या तिलहन पैदा हुई तो सरकार अधिकतम 25 क्विंटल ही खरीदेगी। 75 क्विंटल
को इन्होंने कर दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि से बाहर। तो जहां इन्होंने किसानों की आय पर कुल्हाड़ी चलाई, उसको भी ये कह रहे हैं ये किसानों की आय के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं के लिए अभियान चलाया है। तो ऐसे काम ये करते हैं जिससे लोगों को भुलावे में रखा जाए, लोग इनका विरोध नहीं करें। तो जो इनके ऊपर हमारे देश की जनता ने 2 बार विश्वास व्यक्त किया, अभी वो विश्वास डगमगा रहा है। अब भी समय है। दूदू से जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका जो स्वर है, उस स्वर के अनुसार 2014 में लोकसभा ने जो निजी विधेयक स्वीकार किया विचारार्थ, उसके आधार पर भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बना देना और नया कानून नहीं बनाए। तो ये जो 2 कानून भारत सरकार ने बनाए, इनमें लिख दे, जहां उन्होंने आश्वासन मूल्य लिखा है वहां लिख दे आश्वासन मूल्य का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य से होगा। तो दोनों नए कानूनों में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद के तथ्य को जोड़ दे तो भी ठीक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बोल तो प्रतिदिन रहे हैं, लेकिन जब उनसे कहते हैं कानून बनाओ तो वो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं, हमने कह दिया ना। अरे भाई, तुमने तो पहले भी कई योजनाओं के लिए कहा, तुमने किसानों का बोनस बंद किया जो राज्य सरकारें देती थी, तुमने भूमि अधिग्रहण के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाया 2014 में। वो तो उस समय राज्यसभा आपका बहुमत नहीं था और देश में आंदोलन खड़ा हो गया, इसलिए आपको वापस लेना पड़ा। और आप फिर वही विदेशी कारोबारियों के लिए, विशेषकर अमेरिका वालों के लिए आप भारत के दरवाजे खोल रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अंग्रेजी के अखबार में वक्तव्य दिया, उसमें स्पष्ट लिखा है। और वो अमेरिका वालों से कह रहे हैं, हे अमेरिका वासियों, हे अमेरिका के निवेशकों, अब तो आ जाओ, अब तो हमने आपके लिए जो जो आपने चाहा वो सारे सुधार कर दिए, कृषि में सुधार कर दिए, खेत और खलियान का रास्ता भी आपके लिए खोल दिया। अब तो आओ। और अभी अभी इस बात की पुष्टि जो अमेरिका के व्यापारियों के बीच में, कंपनियों के बीच में एक मीटिंग चल रही थी, उसमें जो भारत के राजदूत हैं वो मौजूद थे। वो भारत के राजदूत भी अमेरिका के कारोबारियों से कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारे फायदे के लिए तो हम सारे सुधार किए हमने, अब आओ और इनका लाभ उठाओ। यानी जब भारत सरकार ने कानून बनाए तो उनके दिमाग में, उनके मन में किसान का भला कहीं नहीं था। उनके मन में तो विदेशी निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम था, वही उनके मन में था और वही वो कर रहे हैं। लेकिन उसको छिपाने के लिए सब जगह प्रचार कर रहे हैं, अब हमने किसान को शुल्क मुक्त कर दिया, उपकर मुक्त कर दिया, उसकी उपजों को कहीं भी ले जाने की छूट दे दी, आज़ाद कर दिया। अरे ये तो पहले से ही था, नया क्या किया आपने? ये सब आपने किया व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए, और उसके बाद भी आप लोगों को भुलावे में रखने के लिए इस प्रकार का प्रचार कर रहे हो। कृपया ये प्रचार तो रोक दो, ये झूठा प्रचार तो मत करो, जिससे जनता में केंद्र सरकार के प्रति अविश्वास तो नहीं पनपे। ये पूरे देश के हित में है कि केंद्र सरकार के प्रति अविश्वास नहीं चाहिए। तो आप तो वही काम कर रहे हो, और जो विषय राज्यों का था वो विषय आप केंद्र में कानून बना रहे हो, तो आपका विषय नहीं था ये। इसलिए भारतीय संविधान ने भी कृषि उपजों के संबंध में सारे विषय राज्य सूची में रखे हैं, संघ सूची में विषय नहीं है। और जो समवर्ती सूची में है वो भी केवल उन उद्योगों के लिए है जिनके लिए संसद ने ऐसा कानून बनाया हो कि इन उद्योगों का उत्पाद
जनहित के लिए आवश्यक है उनके लिए कर सकते हो, उसके उपरांत भी आप इस और ही बढ़े जा रहे हो। और अभी 3 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात और कह दी, और कह क्या दी, उनके होठों पर वो बात आ गई, लाना चाहते थे नहीं चाहते थे वो जाने, लेकिन आ गई। और भाई उनका, अब हम खेती को कारोबार बनाना चाहते हैं, किसानों को अन्नदाता नहीं कारोबारी बनाना चाहते हैं। और जिस दिन खेती कारोबार बन गई, भारत का किसान कारोबारी बन गया, उस दिन परिवार संस्था धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। दूसरा, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, वो संस्कृति विकृत हो जाएगी, वो संस्कृति बचेगी नहीं, हमारी पहचान बचेगी नहीं। इसलिए इसके बारे में मैं एक कोट करना चाहूँगा। इस देश के महान किसान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब इंग्लैंड में उनसे पूछा गया व्हाट इज योर कल्चर, तो उन्हें तपाक से उत्तर दिया, माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। तो उन्होंने कहा मेरी संस्कृति खेती की संस्कृति है। आप उस संस्कृति को ही समाप्त करने की ओर ले जा रहे हो। तो आप किस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किसका भला होगा, आप इसको देश के सामने बहस के लिए तो रखते हैं। आपने तो कोरोना काल का अनुचित लाभ उठाकर कि लोग विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, इसलिए आपने ऐसा समय चुना जब विरोध की संभावनाएं घट गई थी। सारे समाचार पत्र, सारा मीडिया आपके साथ हो लिया था। ऐसी स्थिति में भी आज किसान पूरे देश में इन कानूनों के विरोध में सड़कों पर है। उनको लग रहा है ये किसान बचाने का काम है, ये खेती को बचाने का काम है। इसलिए इस ओर देश के किसानों की आवाज़ बुलंद है चप्पे चप्पे पर। और अब भी भारत सरकार चेत जाए, जिस एमएसपी को रोज हमारे प्रधानमंत्री माला की तरह जपते हैं, उसी एमएसपी को इन कानून में जोड़ दो या चौथा और कानून ले आओ। तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, तो चौथा कानून ले आओ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हम जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम यानी जो हमने जेब से खर्चा किया है कम से कम वो तो मिले, कम से कम वो तो प्राप्त हो जाए। हालांकि वो भी अभी मिल नहीं रहा है, तो वो तो प्राप्त हो जाए। जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो किसानों का गला घोंटा जा रहा है, जो किसानों से नकारात्मक अनुदान वसूल किया जा रहा है सरकार द्वारा, वो तो बंद हो जाए। और वो बंद होकर किसान खुशहाली की ओर तो बढ़े। तो ये किसानों की शोषण से मुक्ति के लिए मांग है देश के किसानों की। इसलिए भारत सरकार को इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और दूसरा विचार करना चाहिए देश की खाद्य सुरक्षा का। खाद्य सुरक्षा के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यह होना अपरिहार्य है। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहा या न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद नहीं हुई तो देश का उत्पादन घट जाएगा, और देश का उत्पादन घट जाएगा तो हमको विदेशों से अनाज खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी PL 480 की तरह अधिक दाम चुकाकर हमको यह अनाज लाना पड़ेगा। इससे पूरे देश की खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। और जिन एकाधिकारियों के हाथ में जब यह पूरा उपजों का व्यापार चला जाएगा, उन्होंने पूरी उपजें खरीद कर अपने भंडारण में रख ली, तो भारत सरकार को भी गेहूं के लिए, चावल के लिए, चने के लिए, ये जो जनता में बांट रहे हैं उनके लिए भी उनका ही मुंह ताकना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी आप हमें दे दो। और वो कहेंगे दे तो देंगे, दाम दुगने और चौगुने लेंगे।
बिल्कुल तो ये जो स्थिति है मनोहर जी, इन स्थितियों के लिए मुझे अच्छा लगा कि आपने 1 दशक पूरे होने की पूर्व संध्या पर एक दिन पहले ये चर्चा का आयोजन रखा। और मुझे अच्छा ये भी लगा कि आप उसी क्षेत्र से हो, दूदू से ही, बिल्कुल किसान जहां मैं कहता हूं पूरे देश को 1 दशक में दूदू ने जितना दिया है ये बहुत है। तो 1 दशक में देश को दूदू की देन, ये खास बात है। तो उसी धरती पर आप पैदा हुए, वही आपकी कर्म भूमि है, वहीं आप काम कर रहे हो। हाँ, नाम से, आपके गांव के नाम से ज़रूर ऐसा लगता है कि आप सीकर ज़िले के हो, लेकिन ये गुड्डा ये दूदू में ही है। अब मैं चाहूँगा कि ये जो आपका जाट गुड्डा सांची बाता, इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों को ये पता चले ये वो गुड्डा है जो दूदू में, दूदू के सम्मान के साथ खड़ा है, दूदू का सिर ऊंचा करने वाला है। इसलिए पुनः जाट मनोहर जी, आपको राजस्थान के और देश के किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामपाल जी, जो किसान महापंचायत के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बिल्कुल आज सच सच बोला है, किसानों को समझाया है कि कहाँ उनको परेशानी आएगी, कहाँ नहीं आएगी। ये आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से समझना पड़ेगा। अगर आप दोबारा इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9829 444 111 9829 3 बार 4 3 बार 1। इस नंबर पे फ़ोन करके भी आज इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। और इनका 10 साल कल पूरा हो रहा है किसान महापंचायत का, जिन्होंने शुरुआत की थी दूदू क्षेत्र से। कल वो तारीख नेक्स्ट अगला दिन ही है, कल ही है। आज में 20 तारीख का ये जो साहब ने बात करी है, किसानों को बिल्कुल साबित कर दिया है कि इससे पूरा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है किसानों को। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, तहे दिल से। जिस हिसाब से आप कर रहे हैं किसानों को जोड़ने का काम, उनको जागरूक करने का काम, ऐसे ही करते रहिए। भगवान आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी करे। वंदे मातरम। और साथ साथ में आप सभी को नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रियों की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। वंदे मातरम।